कभी कभी यादों में घाटी की कोहरे की सर्दी होती है। वो हमें खुशी से ढक लेती है, लेकिन वो सर्दी धीरे धीरे हड्डियों में घुस जाती है। मीरा की यादों में आदर्श भी ऐसी ही सर्दी था। कॉलेज की लाइब्रेरी की शांति में, किताबों के बीच मिले हंसी में सितारे खिलाने वाले उस युवक। वो उसके खाकी यूनिफॉर्म से प्यार नहीं था, बल्कि यूनिफॉर्म के अंदर के इंसान से प्यार था। उनका प्यार एक तूफान था। विरोधों की बाढ़ को एक साथ पार करके ही वे शादी की मंजिल तक पहुंचे थे। आदर्श तब एक साधारण कांस्टेबल था। उसकी दुनिया छोटी थी और उस दुनिया की रानी मीरा थी। उनके छोटे घर की हर दीवार पर उन्होंने सपने रंगे थे। बेटी दिया का जन्म पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा था। वो उनके जीवन में रोशनी और पूर्णता लेकर बड़ी हुई। आदर्श को प्रमोशन मिलने लगे। उसके कंधों पर सितारों की संख्या बढ़ी तो उसकी दुनिया बड़ी हो गई। उस बड़ी दुनिया की व्यस्तताओं में मीरा नाम का छोटा द्वीप धीरे धीरे अलग थलग पड़ने लगा। बदलाव पहले सूक्ष्म थे। रात देर से आने वाले फोन कॉल्स के लिए वो बालकनी की अंधेरी में सहारा लेता। साथ फिल्म देखते समय उसकी आंखें स्क्रीन पर होती, लेकिन मन कहीं और। मीरा के सवालों का जवाब काम का टेंशन है में सिमट जाता। वो विश्वास करती या विश्वास करने की कोशिश करती। प्यार करने वालों को शक करना मुश्किल होता है ना। उसके शरीर में भी कुछ बदलाव दिखने लगे। बिना वजह की थकान उसे ढक लेती। रसोई में काम करते समय चक्कर आने लगता। शाम को शरीर भर में एक तरह का दर्द फैलता। उसने आदर्श से कहा तो वो हंसकर बोला, वो सब तेरी कल्पना है मीरा, क्या क्या तरीके हैं। उसकी उस हंसी में पुराने प्यार की गर्मी नहीं थी। वो उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गई। उस रात वो सो नहीं सकी। बाहर बारिश हो रही थी। हर बूंद उसके अंदर की सर्दी को बढ़ा रही थी जैसी। यादों की घाटी से कोहरा चढ़ आया था उसे ढकने, लेकिन इस बार उस सर्दी में मौत की महक थी। शक एक छोटी दरार है, ध्यान न दिया तो समय उसमें बहकर एक बड़ी फाक बना देता है। मीरा के मन में वो दरार बड़ी हो रही थी। एक रविवार दोपहर आदर्श नहाने गया तो उसका फोन बजा। आमतौर पर वो उसका फोन नहीं उठाती, लेकिन उस दिन किसी आंतरिक प्रेरणा से उसने फोन उठा लिया। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, -लावण्या। नाम के नीचे पुलिस यूनिफॉर्म में एक महिला की तस्वीर। उसके माथे पर सिंदूर से ज्यादा चमक उसके होठों की मुस्कान में थी। मीरा की उंगलियां कांप गईं, दिल ढोल की तरह धड़का। उसने कॉल काट दिया। तभी आदर्श बाथरूम से निकला। फोन देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। तूने मेरा फोन क्यों उठाया? उसकी आवाज भारी थी। वो बज रहा था तो उसके शब्द टूट गए। अब से मेरे फोन को हाथ मत लगाना, वो चिल्लाया। गुस्से में फोन लेकर बाहर चला गया। उस पल मीरा की दुनिया ठहर गई। लावण्या, वो नाम उसके दिमाग में घंटी की तरह बजता रहा। उसने गूगल पर नाम सर्च किया, सब इंस्पेक्टर लावण्या। पति के साथ खड़ी तस्वीरें, अवार्ड लेती तस्वीरें, सब उसके सामने आ गए। आदर्श का ही डिपार्टमेंट। दिन बीते। आदर्श घर में अजनबी जैसा हो गया। उसका फोन हमेशा लॉक रहता। रात में बालकनी के बातें बढ़ गईं। मीरा के सवालों को वो तिरस्कार से टालता। उसके शरीर का दर्द बढ़ता गया। डॉक्टर से मिलने की बात की तो वो बोला, अपने घर से पैसे लेकर जा, मुझे इन सब के लिए समय नहीं है। वो अकेले अस्पताल गई। बस में बैठी, बाहर के नजारे नहीं देखे। उसके अंदर सिर्फ लावण्या का हंसता चेहरा था। डॉक्टर के कमरे में जांच रिपोर्ट देखकर डॉक्टर गंभीर हो गया। कुछ और टेस्ट करने होंगे, बायोप्सी की जरूरत पड़ेगी। बायोप्सी शब्द उसके कानों में बम की तरह गिरा। एक तूफान आकर घर की छत उड़ा ले जाए और जमीन फटकर नीचे चली जाए, ऐसी हालत होती है। मीरा ने वही महसूस किया। एक शाम आदर्श की अलमारी साफ करते समय पुरानी डायरी के पन्नों में एक फोटो मिला। आदर्श और लावण्या रिसोर्ट की पृष्ठभूमि में करीब खड़े, उसका हाथ उसके कंधे पर। उनकी आंखों में प्यार की चमक जो कभी सिर्फ मीरा के लिए थी। वो सबूत था, उसके शकों को पुष्ट करने वाला तेज धार वाला सबूत। फोटो हाथ में लेकर वो थक कर बैठ गई। कितनी देर बैठी रही पता नहीं। उसी दिन बायोप्सी रिपोर्ट आई। उसने अस्पताल फोन किया। नर्स की आवाज धीमी थी, मीरा, डॉक्टर ने कहा है खुद आकर मिलो, कल ही आना। उसके अंदर समंदर गरजा। अगले दिन फोटो लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर के कमरे में फोटो से ज्यादा भयानक सच्चाई इंतजार कर रही थी। मीरा, रिपोर्ट आई है, ब्रेस्ट में समस्या है, मैलिग्नेंट है, कैंसर। वो शब्द जहर वाली सांप की तरह उसकी नसों में रेंग गया। सब घूमने लगा। एक तरफ टूटा जीवन, दूसरी तरफ खाने वाला रोग।
उस रात सब इकट्ठा कर आदर्श से बात करने का फैसला किया। हाथ में फोटो और रिपोर्ट लेकर उसके सामने खड़ी हुई। ये कौन है? फोटो दिखाया। वो पल भर हिचकिचाया, फिर चेहरे पर तिरस्कार। तुझे क्या? मुझे जानना है। मेरे पति के साथ खड़ी ये औरत कौन है? वो मेरे साथ काम करती है। अब क्या? काम करने वाले ऐसे फोटो खिंचवाते हैं? उसकी आवाज कांपी। वो हंसा, क्रूर हंसी। हां, ऐसे ही। तू जैसे पुरानी सोच वाली घर में बैठी है, इसलिए नहीं जानती। उसकी आंखें भर आईं। रिपोर्ट आगे बढ़ाई। मुझे कैंसर है। वो रिपोर्ट पर नजर डाली, फिर तिरस्कार से देखा। ओहो, नया तरीका सहानुभूति पाने का। तेरे घर की परंपरा है क्या? अब इलाज के लिए भी मैं पैसे दूं? नहीं कर सकता। अपने पापा से कह। वो शब्द सुनकर मीरा टूट गई। उसके सामने वो आदमी नहीं था जिससे प्यार किया था। अजनबी, दिल रहित राक्षस था। वो चुपचाप कमरे में गई, बिस्तर पर सोती दिया के पास। उस मासूम चेहरे को देखकर आंसू बांध टूटने जैसे बहे। दो युद्ध, एक बाहर ताकत और प्रभाव वाले दुश्मनों से, दूसरा अंदर खुद के शरीर को खाने वाले रोग से। मैं अकेली हूं, लेकिन हार नहीं सकती। अपनी बेटी के लिए जीना है, लड़ना है। वो दिया को सीने से लगाकर लेटी। बाहर आकाश काला था, किसी भी पल बरसने को तैयार बड़ा तूफान का शुरुआत था वो। उस रात के बाद मीरा रोई नहीं। आंसू सूखे नदी जैसे उसकी आंखें स्थिर हो गईं। आदर्श के शब्द हथौड़े जैसे उसके दिल पर लगे, लेकिन टूटा नहीं, बल्कि ज्यादा मजबूत पत्थर बन गया। सोती दिया के माथे पर हाथ फेरा। ये मासूम चेहरा अब उसका युद्ध क्षेत्र है, इसके लिए ये युद्ध। अगले दिन सुबह आदर्श के उठने से पहले अपने घर फोन किया। पापा से सब खुलकर कहने में आवाज कांपी, लेकिन वो रुकी नहीं। पापा, मुझे छोटी स्वास्थ्य समस्या है, कुछ दिन इलाज चाहिए, पैसे चाहिए। मकड़ी की आवाज में बदलाव पापा ने पहचाना। ज्यादा सवाल न पूछकर बोले, बेटी क्या डर रही है? पापा है ना, पैसे की चिंता मत कर। ऐसे मीरा का गुप्त युद्ध शुरू हुआ। अस्पताल की हर यात्रा छिपी भाग दौड़ थी। आदर्श और उसके घरवालों की नजर चुराकर दिया को पड़ोसी दोस्त को सौंपकर बस चढ़ी। कीमोथेरेपी की भयानकता जानने लगी। दवा नसों में रेंगती तो शरीर का हर कण दर्द से तड़पता। बाल झड़ने पर आईने में देखने से डरती, लेकिन हारने को तैयार नहीं। झड़े बालों की जगह विग खरीदा। पीले चेहरे की थकान छिपाने को काजल और सिंदूर कवच बने। कीमो वार्ड नई दुनिया था, दर्द भरे शरीरों वाली लेकिन न टूटने वाले मन वाली दुनिया। वहां लीला दीदी से मिली, हंसते चेहरे, सिर पर स्कार्फ, सबको हिम्मत देने वाली औरत। उनका रोग अंतिम स्टेज पर था, फिर भी मजाक करती, गाने गाती। एक दिन कीमो की थकान में सो रही मीरा के पास लीला दीदी आई। क्या है बेटी, बड़ी सोच में? मीरा चुप रही। जीवन हाथ से निकल रहा लगता है, प्यार से पूछा। मीरा की आंखें भर आईं। दीदी की गोद में सिर रख दबे दुख बाहर निकले। पति की धोखा, रोग का दर्द, सब सुनकर दीदी ने बाल सहलाया। बेटी, लोग कहते हैं औरतें सहने के लिए जन्मी हैं, मैं कहती हूं लड़ने के लिए। तू अपने शरीर के रोग से लड़ रही है ना, वैसे ही दुख देने वाले जीवन से लड़। सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी बच्ची के लिए। वो शब्द नई ऊर्जा दिए। क्या करूं दीदी? कानून तेरे साथ होना चाहिए। अच्छा वकील देख, अपने हक लो। याद रख, शरीर के कैंसर से ज्यादा जहरीले कुछ लोग होते हैं। वो जहर निगलकर शांति से नहीं जी सकती। उस दिन अस्पताल से निकलते मीरा ने फैसला लिया, इस युद्ध में कानून मेरा हथियार बनेगा। युद्ध क्षेत्र का पहला कदम तय हो चुका था। शहर का सबसे व्यस्त अस्पताल था वो। कीमो के बाद विग ठीक कर, चेहरा शॉल से आधा ढक, फार्मेसी की लंबी क्यू में खड़ी थी मीरा। सिर घूम रहा था। अचानक भीड़ में एक जोड़ी आंखें उसे भेद रही थीं। शांत चेहरा लेकिन गहरी, कुछ तलाशती आंखें। 40 के करीब उम्र लगती, वो उसे घूर रहा था। मीरा की नजर पड़ते ही आंखें हटाईं, जल्दी से चला गया। वो नजर उसे बेचैन कर गई। कौन है वो? आदर्श का कोई? निगरानी के लिए? दिल तेज धड़का। उसी समय अस्पताल पार्किंग में कार में बैठा राजन स्टीयरिंग पकड़े था। मन में अभी देखी औरत का चेहरा, थका पीला चेहरा, लेकिन आंखों की तेजी। लावण्या के फोन गैलरी में आदर्श के साथ फोटो में देखा वही चेहरा, आदर्श की पत्नी। राजन बिजनेसमैन था,
भावनाएं ज्यादा ना दिखाने वाला शांत आदमी। पत्नी लावण्या के बदलाव नोटिस कर रहे थे महीनों से। रात के दबे फोन बातें, अनपेक्षित डिपार्टमेंट टूर, ज्यादा खर्च। शक करता लेकिन पूछा नहीं, चुपचाप सबूत इकट्ठे किए। फोन बिल, बैंक स्टेटमेंट, कार जीपीएस हिस्ट्री, हर एक शक पुष्ट करता। लेकिन आज अस्पताल में मीरा देखकर अंदर कहीं चुभन हुई। ये सिर्फ अवैध संबंध की कहानी नहीं, इसमें बहुत दर्द है। उस औरत की हालत, शायद उसे सब पता है। मीरा वकील से मिली। एडवोकेट फातिमा, महिलाओं के केस लड़ने में मशहूर, मजबूत औरत। मीरा की कहानी सुनकर बोली, मीरा, मजबूत सबूत चाहिए। घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न पर केस फाइल कर सकते हैं। ये पता चलते आदर्श बदला। धमकी की शक्ल में अगला कदम। रात में घर की बेल लगातार बजती। दरवाजा खोलो तो कोई नहीं, अजनबी नंबरों से धमकी कॉल। केस वापस न लिया तो बेटी को नहीं देखोगी। लावण्या की क्रूर हंसी उन शब्दों के पीछे थी। मीरा को यकीन था। डरी लेकिन थकी नहीं। एक दिन कोर्ट से लौटकर स्कूटर पार्क जगह पहुंची। हैंडल पर पुरानी बिल की चिट में कुछ लिखा टंगा। कांपते हाथों से लिया। नीली स्याही में एक वाक्य, लड़ना अवैध संबंध से नहीं, भ्रष्टाचार से है। मीरा का शरीर पल भर जम गया। कौन है? वाक्य का मतलब आदर्श का नया जाल, या अस्पताल में भेदने वाली आंखें किसी अज्ञात मददगार की। उसके युद्ध को नई दिशा मिल रही थी। दुश्मन ही नहीं, शायद दोस्त भी अंधेरे में छिपे हैं। उसने कागज कसकर पकड़ा। लड़ना अवैध संबंध से नहीं, भ्रष्टाचार से है। वो एक वाक्य मीरा की नींद उड़ा दिया। कागज डायरी में सुरक्षित रखा। कौन लिखा, क्यों? हर सवाल का जवाब नहीं था। जाल है क्या डरती? अगली बार फातिमा से मिलकर कागज दिखाया। सब सुनकर फातिमा गंभीर। मीरा, इसे संभालो, जाल हो सकता है। आदर्श को कानून तुमसे बेहतर पता है, शायद गलत दिशा में ले जाने की कोशिश। फातिमा के शब्द डर बढ़ाए। मीरा दुविधा में। उधर राजन बेचैन। मीरा कानूनी चल रही है, लेकिन लड़ाई घरेलू हिंसा और अवैध संबंध तक सीमित लगती। गहरी जड़ें नहीं देख रही, सीधे संपर्क खतरनाक। लावण्या की धोखे की गहराई जानता, वो कुछ भी कर सकती। आखिर फैसला लिया। नया सिम खरीदा। सामान्य फोन में डालकर मीरा को मैसेज भेजा, तुम्हारा पति और मेरी पत्नी मिलकर जो कर रहे हैं वो सिर्फ प्यार नहीं, बिजनेस है। सबूत मेरे पास हैं। मैसेज मीरा के फोन पर आया। दिल पल भर रुका। स्कूटर हैंडल वाले कागज की लिखावट की महक उन शब्दों में थी। जाल नहीं, सच्चाई है। अस्पताल वाली आंखें, लावण्या के पति की। कांपती उंगलियों से जवाब टाइप। तुम कौन? क्या चाहिए? जल्दी जवाब। मुझे न्याय चाहिए। तुम्हें भी वही ना? मिल नहीं सकता, लेकिन मदद कर सकता हूं। उनकी आर्थिक लेन देन पर नजर। तुम्हें पता न हो ऐसे रास्तों से पैसा बह रहा है। मैसेज ने नया दरवाजा खोला। भ्रष्टाचार, बिजनेस, आर्थिक लेन देन। उसका युद्ध क्षेत्र सोचे से बड़ा था। डर धीरे हटा, मन में जिद भरी। खेल के नियम बदलने का समय है। अध्याय 7, बंद कमरे। राजन का मैसेज मीरा की सोच बदली। फातिमा की मदद से नई रणनीति बनी। अब सबूत चाहिए, पैसे के रास्ते ढूंढने। तब आदर्श के कमरे की पुरानी मेज याद आई। उसमें एक ड्रॉवर हमेशा ताला लगा रहता। चाबी कहां पता नहीं। महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट पेपर है कहता था। कभी दिलचस्पी नहीं ली। एक दिन दिया स्कूल गई। आदर्श काम पर, मीरा कमरे में घुसी। हेयरपिन से काफी कोशिश के बाद ड्रॉवर खुला। हाथ कांप रहे थे। अंदर ज्यादा कागज नहीं, लेकिन जो था चौंका दिया। अनजान बैंक का पासबुक, आदर्श के नाम, लेकिन नॉमिनी लावण्या। लाखों की लेन देन। साथ में लावण्या के नाम हाल में खरीदा फ्लैट के दस्तावेज, महंगे जेवर के बिल। हर एक बम था। कांपते हाथों से फोन में सब तस्वीरें लीं। पहला मजबूत सबूत हाथ लगा। उधर राजन अपना हिस्सा निभा रहा। लावण्या की हरकतें नजर रखता। शहर के बदनाम बिल्डर से कई मुलाकातें पकड़ी। आदर्श और लावण्या पुलिस पावर से उसके गैरकानूनी निर्माण में मदद करते, बदले पैसा लेते। एक कैफे में बातचीत दूर से रिकॉर्ड की। आवाज साफ नहीं, लेकिन कुछ हिस्से उनके गंदे गठजोड़ का सबूत थे। अब सबूत मीरा तक पहुंचाने। अगला कदम, ऑडियो फाइल पेनड्राइव में डाली। साथ अन्य दस्तावेज रख कवर में डाला। जाल तैयार। शिकार अनजान अपनी दुनिया में उनके चारों ओर जाल कस रहा। फातिमा के ऑफिस की शांति में पेनड्राइव का ऑडियो गर्जा।
सब सुनकर फातिमा कुर्सी पर झुकी, चेहरा गंभीर। मीरा, ये फैमिली कोर्ट के लिए नहीं, इससे बड़ा है। देश को प्रभावित करने वाला कैंसर है, जड़ से उखाड़ना होगा। फातिमा के शब्दों में कानून की धार। हम विजिलेंस को देंगे, नाम या डिटेल बाहर नहीं आएंगे। खतरनाक चाल थी, डिपार्टमेंट के भेड़ियों के सामने शिकार फेंकने जैसा। लेकिन मीरा नहीं डरी, मौत से आंख मिला चुकी, अब क्या डर। फातिमा के जानकार, ईमानदार और मजबूत विजिलेंस अफसर। गुप्त मीटिंग सेट की। कीमो की थकान शरीर थकाती, लेकिन मन पत्थर। एक शाम खाली गेस्ट हाउस में अफसर से मिली। चेहरा शॉल से ढका, लेकिन आंखों की तेजी अफसर ने नोटिस की। पेन ड्राइव और दस्तावेज दिए, जांच कर बोला, तुम बहादुर औरत हो, ये सबूत उनके साम्राज्य तोड़ने को काफी। नाम बाहर नहीं आएगा, मैं वादा करता हूं। अब सब कानून के रास्ते। शब्द वादा थे। तूफान से पहले शांति जैसे दिन बीते। आदर्श या लावण्या को पता नहीं, अपने जीत का जश्न मना रहे। मीरा का केस कमजोर लगता, वो हारने वाली। मीरा अगले चरण में, अस्पताल में कीमो वार्ड में शरीर से लड़ाई जारी। हर दिन खुद से कहती, जीतना है बेटी के लिए। अध्याय 11, दोहरी जीत। अस्पताल कमरे में लीला दीदी की गोद में सिर रख लेटी थी मीरा। कीमो का दर्द थका रहा। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही। अचानक फिल्म रुकी, स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज। भ्रष्टाचार केस में सब इंस्पेक्टर आदर्श और महिला सहकर्मी विजिलेंस कस्टडी में। बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिली। एंकर की आवाज गूंजी। शॉल से चेहरा ढके, हथकड़ी में पुलिस वाहन में चढ़ते आदर्श और लावण्या के वीडियो। उनके अहंकार के मुखौटे उतर चुके, डर और अपमान भरे चेहरे। बोर्ड में सब टीवी के पास जमा। लीला दीदी ने हाथ कसकर पकड़ा, आंखों में बहन का गर्व। मीरा की आंखें बह चली, लेकिन दर्द के आंसू नहीं, जीत के आंसू। बाहर के दुश्मन कानून के आगे झुके। उसी पल डॉक्टर मुस्कुराते कमरे में आए, हाथ में नई मेडिकल रिपोर्ट। मीरा, खुशखबरी, उसके पास बैठे। इलाज काम कर रहा, ट्यूमर काफी सिकुड़ रहा। हम ये युद्ध जीतेंगे। शब्द अमृत जैसे कानों में पड़े। अंदर का दुश्मन हार मान रहा। एक दिन, एक पल, दो युद्ध जीते। वर्षों बाद पहली बार बिना दर्द, बिना बोझ, राहत से रोई। वो पुनर्जन्म के आंसू थे। तूफान खत्म, अब साफ आकाश के दिन। ट्रायल के दिन ठंडी हवा जैसे बीते। मीरा और राजन का नाम कहीं नहीं आया। दिए सबूतों में कानून की मजबूती थी। भ्रष्टाचार और धोखे की हर परत कोर्ट में खुली। अखबारों ने जश्न मनाया। यूनिफॉर्म में भेड़िए, हेडलाइन में उनकी कहानियां गीत बनी। फैसला वाले दिन मीरा कोर्ट पहुंची। बदला देखने नहीं, जीवन का अध्याय खत्म देखने। खाली कोने में बिना पहचाने बैठी। आदर्श और लावण्या को कड़ी सजा और जुर्माना। कोर्ट से पुलिस ले जाते समय आदर्श की आंखें भीड़ में उसे तलाशी। लेकिन मीरा वहां नहीं, बाहर निकली। कोर्ट के व्यस्त गलियारे में वो आंखें फिर मिली। राजन दूर खंभे से टिका। नजरें मिली, शब्द नहीं, शुक्रिया, कर्ज, सब खत्म का मूक सिर हिलाना। उसके होठों पर हल्की मुस्कान की छाया। अगले पल भीड़ में गुम। उनका समझौता खत्म। छाया में मददगार मिशन पूरा कर लौटा। मीरा को राहत। कुछ रिश्तों में शब्दों से ज्यादा गहराई होती है। समय घाव भरने का सबसे अच्छा डॉक्टर। मीरा का इलाज जारी। हर कीमो सेशन थकाता, लेकिन हार नहीं। लीला दीदी की यादें और दिया का चेहरा ताकत देती। महीनों बाद वो दिन आया। आखिरी स्कैन रिपोर्ट हाथ में। डॉक्टर मुस्कुराए, मीरा, तुम आजाद हो। शरीर में कैंसर का अंश नहीं, तुम जीवित बची हो। अस्पताल की सीढ़ियां उतरते वर्षों बाद पहली बार मन सफेद पंख जैसा हल्का। पुराना घर बेचा, आदर्श की यादों वाली हर दीवार से विदा ली। पापा की मदद से समुद्र के पास छोटे शहर में छोटा घर खरीदा। लहरों की आवाज से जागने वाला घर। नए घर के कमरे में धूल भरी पुरानी कैनवस और रंग निकाले। कॉलेज, समय छोड़ी दुनिया। कांपती उंगलियों से ब्रश उठाया। पहले दिया का हंसता चेहरा बनाया, फिर कैनवस पर रंग उत्सव जैसे फैले। 2 साल बीते। मीरा अब मशहूर चित्रकार। उसके चित्रों की मांग। अतिजीवन नाम से प्रदर्शनी बड़ी सफल। 7 बच्चों को छोटी चित्रकला क्लास। दिया अब होशियार 4th क्लास वाली। उसकी दुनिया खुशी और तितलियों से भरी। एक शाम मां बेटी बीच पर बैठी।
डूबता सूरज आकाश में सिंदूर बिखेरता। मीरा नए चित्र की आखिरी पॉलिश में, बड़ा कैनवास, उसमें काले बादलों वाला तूफानी आकाश, लेकिन कोने में काले बादलों को चीर मजबूत सूर्य किरण जमीन पर पड़ती। चित्र देख दिया, पूछा, मम्मी आकाश के एक हिस्से में इतनी रोशनी क्यों? मीरा ब्रश रख बेटी को गले लगाकर आकाश देखा, चेहरे पर शांत मुस्कान। वहां सबसे बड़ी बिजली गिरी थी बेटी, धीरे बोली। बड़े तूफान के बाद आकाश सबसे खूबसूरत साफ होता है। वे साथ डूबते सूरज देखती रहीं। लहरें उनके पैरों के निशान मिटाती, भूतकाल के घाव मिटने जैसे। कल के सुबह के वादे के साथ नई रात उन्हें ढकी। अब से उनके आकाश में तूफान नहीं, सिर्फ रोशनी।